हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएनए द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो यहाँ पे आपके लिए हम पूजा के ऑफर्स दिया गया है टू आवर वेरियस अपकमिंग कोर्सेस एंड आल्सो वी हैव लॉन्च वेरियस नंबर ऑफ आवर प्रोग्राम्स. So already we have issued some of our free study materials in our WhatsApp group, which will be very much helpful for you in your prelims as well as mains perspective. So if you want this free study materials, students as well as every aspirant are requested to join our free WhatsApp group that is given in the link directly below in the content list of this channel. Okay, so do join our WhatsApp group as well as the Telegram group to even get the PDFs of every notifications or every modules that we publish freely in the internet. Okay, so today we are back with this following topics. So let's discuss. The first topic says about the MG Narega to fund work to reverse desertification. तो जब हम लोग एमजी नरेगा के बारे में बोलते हैं तो व्हाट इज दिस एमजी नरेगा? इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. तो ये जो स्कीम था एमजी नरेगा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड व्हिच वाज लॉन्च्ड इन इंडिया अराउंड 2005. तो ये यूपीए के टाइम में शुरू हुआ था. ठीक है. So this primary objective of the scheme was to guarantee 100 days of employment in every financial year to adult members of any rural household who is willing to do public work related to unskilled man work. तो ये बहुत याद रखना है, unskilled, because we are not doing any type of skill work over here. हम देख सकते हो ये मिट्टी खोदना, ये पत्थर उठाना, ये स्किल नहीं चाहिए इसके लिए. So we could see this is that totally an unskilled manual work. और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ये गारंटी करता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर. ओके, तो ये हम लोग इशू किए थे एट सच टाइम पीरियड ऑफ 2005 एंड वी टुडे सी दैट 1/3 ऑफ जो बेनिफिशियरीज है इस कामों के लिए यहाँ पे women's are the beneficiaries. And the wages must be paid according to the statutory minimum wages specified for agricultural laborers under the State Act of Minimum Wages Act of 1948. तो इसी साल we could see about that ये जो प्रधानमंत्री और what we can see about this MG नरेगा, तो इसी साल we can see in the budget it was designated that इस साल MG नरेगा के लिए 73,000 रुपीस 73,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे एलोकेट किया गया है. और अभी बोला गया है कि हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि हम लोग बोलते हैं PMKSY, इसके साथ हम लोग ये दोनों कन्वर्जेंस कर देंगे, एक साथ कर देंगे. तो अगर कोई पूछना चाहे थे कि सर व्हाट इज दिस प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ओके, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या? यहाँ पे दो स्टेट्स और सेंटर दोनों इक्वली और with a ratio that is fixed by within these parties, they will directly go for this number of schemes. तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स का दोनों का ये होगा. जैसे हम लोग मान सकते हैं कि सेंट्रल स्टेट्स विल बी डिवाइडिंग द रेशियो अराउंड 75:25. मतलब 75 सेंटर से आएंगे, 25 स्टेट्स देंगे. बट इन सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वी कुड फाइंड इट इज टू बी गोइंग इन 90:10, जहाँ पे 90 सेंटर से आएंगे, 10 कहाँ से आएंगे? स्टेट से आएंगे. So इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? The main objective is to convergence of the investments in irrigation at the field level and also to expand the cultivable area under assured irrigation, that is हर खेत को पानी, assured irrigation. ठीक है. Also to improve on farm water uses efficiency to reduce the wastage of water, क्योंकि हम लोग ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे पानी का बहुत वेस्टेज हुआ था. तो इसको टैकल करने के लिए भी हम लोग ये मिशन का एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है. And also to enhance the adoption of precision irrigation and other water saving techniques, that is more crop per drop. तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि these two schemes or these two projects will directly come under. और यहाँ पे गवर्नमेंट आज क्या करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट इज डायरेक्टली सेइंग दैट दे विल डायरेक्टली रिड्यूस द डिग्रेडेड लैंड्स. ओके, क्योंकि आज जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर यूज, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि देर आर वेरियस नंबर ऑफ लैंड यूज पैटर्न. हम लोग का अगर लैंड यूज पैटर्न में हम लोग देखें तो देर आर वेरियस कैटेगरीज. फॉरेस्ट है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, फेलो लैंड, नेट सोन एरिया. तो हम लोग का अभी यहाँ पे लैंड यूज पैटर्न्स का बहुत सारा कैटेगरीज है. तो अगर हम लोग देखें कि टुडे वी हैव सीन दैट एटलीस्ट 30% ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर कैटेगरी ऑफ डिग्रेडेड लैंड. मतलब ये खराब हो चुका है. तो यहाँ पे कौन कौन सा राज्य बहुत ज्यादा कर रहे हैं डेजर्टिफिकेशन में? झारखंड हो गया, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा, मोर देन 50% ऑफ द लैंड.
और स्टेट विद लेस देन 10% रिलैक्सेशन, केरला, असम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है। तो इसी के लिए अभी बोला गया है फॉर restoring degraded land and reversing desertification in the country, the government is planning to bring convergence between this MG Narega and this प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कि जहां पे हम लोग पानी भेजेंगे, then obviously we will see that the land will again be very much of useful and very much going with various good number of fertilities. तो यहाँ पे अभी बात बोला गया है कि दोनों प्रोजेक्ट्स को हम लोग इकट्ठा लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है अबाउट द स्कीम्स। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Saying about this biomass co-firing, when I go for this biomass, तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि व्हाट इज बायोमास, तो बायोमास क्या होता है? इट्स द प्लांट और एनिमल मटेरियल व्हिच इज बेसिकली यूज्ड एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और हीट। सपोजली एग्जांपल वुड, एनर्जी क्रॉप्स एंड वेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। ओके, तो ये क्या होता है? प्लांट और एनिमल मटेरियल यूज्ड एज फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और हीट। So biomass has always been an important energy source for the country considering the benefits of its offers. So ये benefits क्या क्या है? It is renewable, it is widely available, it is carbon neutral and has also the potential to provide significant employment in rural areas. Also, it is also capable of providing firm energy because मैं अगर बोलूँ about 32% of the total primary energy used in this country still is derived from this biomass. And more than 70% of the country's population depends upon the energy needs. तो इसीलिए आज ये बायोमास हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी बात बोल रहे हैं अबाउट बायोमास को फायरिंग, ये क्या चीज है? तो बायोमास को फायरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग अ पार्ट ऑफ द फ्यूल विद बायोमास एट कोल थर्मल पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे इंडिया बोला है कि लाइक इंडिया हैज सीवियरली लैगिंग इन इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट 5% ऑफ द कोल यूज्ड इन थर्मल प्लांट्स was mixed with biomass despite guidelines mandating them to do so। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग का नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रहे है कि बायोमास यूज करो so that we could directly becomes less reliant on this coal, which is the non-renewable resources. So today, if you see about this biomass co-firing, which stands for adding biomass as a partial substitute fuel in high-efficiency coal boilers. So this coal and biomass are combusted together in the boilers that have been designed to burn the coal. For this purpose, the existing coal power plant has to be partly reconstructed and retrofitted. So this co-firing is an option to convert the biomass to electricity in an efficient and clean way, and also to reduce the greenhouse gases emissions of the power plant. So इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अभी जितने भी हम लोग का कोल प्लांट्स है, तो यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि आप लोग इसको इंश्योर कीजिए कि एवरी coal power plants should have 5% of co-progress of this biomass co-firing. Because today we know about this biomass co-firing is a globally accepted cost-effective method for decarbonizing a carbon fleet. And India is a country where biomass is usually burned on the field, which reflects apathy towards resolving the problem of clean coal and using a very simple solution that is readily available because हम लोग का यहाँ पे biomass का कोई यहाँ पे अकाल नहीं है, because we have got a plenty of such number of attributes where the biomass is directly produced. तो अगर मान लो ये अगर हम लोग का हम लोग अगर implements कर दे, so today we can see about that biomass co-firing is an effective way to curb emissions from the open burning of crop residue, which is totally adding towards the greenhouse gases. And substituting 5 to 7% of the coal with biomass in coal-based power plants can save around 38 million tons of carbon dioxide emissions. सोच सकते हो, अगर बस हम लोग 5 से 60% का एक बायोमास एक कोल पावर प्लांट में हम लोग लगा दे, then we could directly reduce 38 million tons of carbon dioxide emissions in the atmosphere. So therefore, it could help the cutting the emissions from various number of combustion of fossil fuels and addressing India's problem of stubble burning, जो कि हम लोग पंजाब हरियाणा के साइड में देखते हैं. Also, reducing the amount of waste burden, which also creates jobs in rural areas. तो ये यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया, so that we could go for this biomass co-firing, which is an important practice of substituting a part of the fuel with biomass. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बोला गया है. वी कैन सी अबाउट बायोमास सोर्सेस, कहाँ से आता है. एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यू, सीवेज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेसिड्यू, इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज, फॉरेस्ट्री एंड रिसोर्सेस. तो ये हम लोग का सोर्सेस है. तो यहाँ पे वही बोला गया है कि हाउ वी कैन डायरेक्टली मेक दिस 5 to 7% ऑफ कोल विद बायोमास सो दैट वी कुड सेव अराउंड 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. ठीक है, तो यहाँ पे वही डिसाइड टू सेट अप इवन अ नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स. सो इसी के बेसिस पे we will be shifting our requirements of coal and we will be gradually lessening our requirements towards this area.
ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है अबाउट दिस बायोमास। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नोबल फॉर वर्क ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ठीक है, ही इज स्वांते पेबो। ओके, तो ही इज डायरेक्टली नोबल पीस प्राइज, सॉरी नोबल प्राइज which he has got recently for medicine और physiology। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए स्वांते पेबो को यहाँ पे नोबल प्राइज दिया गया है फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, तो अभी कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, इट इज अवार्डेड बाय द नोबल असेंबली ऑफ स्वीडन्स Karolinska Institute and is worth rupees 10,000, sorry not 10,000, it is around 10 million Swedish crown। ओके, अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो मान लो डॉलर 900 मिलियन। ओके, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, सो टुडे इफ यू सी अबाउट दिस रिसर्च, through his pioneer activities or through his researches, he went on for seemingly impossible way of dethroning some of the sequence or some of the genomes of some of these extinct relative of present day humans। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देख सकते हो ये प्रेजेंट डे ह्यूमंस है, मॉडर्न होमोसेपियंस। तो इन्होंने जो ढूंढा गया है कि यहाँ पे ये वाला जो कैटेगरीज है which is the Neanderthal। So this sequencing of the genome of Neanderthal, that is an extreme relative of present day humans, यहाँ पे उन्होंने जो रिसर्च किया, तो यहाँ पे ही वॉज वेरी मच ऑफ सक्सेस टू गो फॉर सच नंबर ऑफ रिसर्चर्स which directly migrated out of Africa around 70,000 years ago. And today, if you see about that, this ancient flow of genes to present day humans has physiological relevance today. For example, affecting how our immune system reacts to infections. और उस टाइम इन्फेक्शंस में कैसे रिएक्ट करते थे। So today you know that in 1990s, even this man, that is Pebo, who was recruited to the University of Munich, okay, where he continued his work on some form of DNA, and he analyzed the DNA from the time period of this Neanderthal, and he studied about the sequence, about the genomes. But in present day, we could see about the increasing chance of his success, and therefore why he has given this Nobel Award because of his research। तो यहाँ पे this man who has demonstrated that humans, Homo sapiens, which are interbred with the species after migrating out of Africa, ये आज भी इन लोग का जीनोम्स, इन लोग का जो सीक्वेंस है, ये कैसे हम लोग से मिलता जुलता है, कैसे हम लोग कैरी करते हैं, कैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं विद रेस्पेक्टिव टू इन्फेक्शंस, इसी सब कारणों के लिए दिस पर्सन हैज बीन गिवन द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एज वेल एज मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज था। ठीक है, इतना डिटेल्स नहीं जानना है, बस हम लोग को जानना है कि व्हाट इज द टाइप और व्हाट इज फॉर व्हिच रीजन ही वाज डायरेक्टली गिवन द नोबेल प्राइज एंड इन व्हिच फील्ड ही वाज डायरेक्टली गिवन। तो इनका नाम है स्वंते पेपो। ओके, सो ये 67 ईयर्स का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट आते हैं मेडिएशन बिल ऑफ 2021। So this mediation bill was introduced in the Rajya Sabha on December 2021, with Parliamentary Standing Committee being talked with the review of the bill, and the committee report to the Rajya Sabha was submitted on this time period। तो यहाँ पे अब बोला गया है about mediation। तो आज अगर मैं mediation के बारे में बोलूँ कि why and what is the direct coordination of mediations, तो mediation is what? It is a voluntary binding process in which an impartial and neutral mediator facilitates disputing parties in reaching a settlement। मैंने क्या बोला? Mediation is a voluntary binding process in which an impartial and neutral mediator facilitates disputing parties in reaching a settlement। So a mediator, ऐसा नहीं है कि the mediator can impose a solution, but impose a solution directly। So he directly is saying his views that how you can solve the disputes that is arising between you two। So a mediator does not impose a solution, but he creates a conducive environment in which disputing parties can resolve all their disputes। So therefore this mediation ऐसा नहीं है कि हम लोग का ये खुद का innovation है। It is a tried and tested alternative method of dispute resolution। So it has proved to be a great success in various of our metropolitan cities, each with various number of contests directly going on between the government as well as the central government and various number of state parties। So this mediation is a structured process। Okay, it's a structured process where a neutral person uses specialized communication and negotiation techniques
where the litigants directly participating in this mediation process has unequivocally endorsed it. So today, if you see about that, other than mediation, there are some other dispute resolution methods also. ये क्या क्या है? आर्बिट्रेशन है, निगोशिएशन है, कंसिलिएशन है. ये तीन हम लोग ऑल सुनते रहते हैं. क्या क्या? एक्सेप्ट मेडिएशन वी कुड सी आर्बिट्रेशन, ARBITRATION, आर्बिट्रेशन ये सुनते हैं हम लोग, बहुत कॉमन है. फिर होते हैं निगोशिएशन, ओके, निगोशिएट करना. फिर आता है कॉन्सिलिएशन. सो ये तीनों वर्ड अदर देन मेडिएशन हम लोग सुनते रहते हैं. एंड दीज आर सम ऑफ द अदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स. So therefore, today, if I go only with the mediation techniques, mediation is a type of alternate dispute resolution, which को हम लोग बोलते हैं ADR, alternate dispute resolution, because they offer what? They offer an alternative to litigation. So therefore, they can be initiated by the parties or mandated by legislation, the courts, or even for various number of contractual provisions. So what are the 5 types of ADR? अगर मैं बोलूं alternate dispute redressal, ओके, और रिजोल्यूशन, इसका 5 टाइप्स क्या क्या है? एडीआर का, एडीआर का 5 टाइप्स में पहला आता है निगोशिएशन, फिर आता है मेडिएशन, कोलैबोरेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन. तो ये आता है क्या? द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का 5 टाइप्स. क्या क्या बोला मैंने? निगोशिएशन, मेडिएशन, कोलैबोरेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन. तो ये आता है 5 टाइप्स ऑफ मेडिएशन. तो इसी के चलते वी कुड सी दैट व्हाई मेडिएट. तो इट्स अ नेचुरल एक्सपर्टाइज, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एमिएबिलिटी होता है, पार्टी रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉस्ट. तो वी कैन सी सम ऑफ द मेजर्स व्हाई दिस मेडिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे. सो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का जो एक बिल लाया गया है, so this main objective of the bill is to settle any civil or commercial dispute through mediation before seeking courts or tribunals interventions. क्योंकि एक बार कोर्ट और ट्राइब्यूनल के हाथ में चला गया, कोर्ट कचहरी के मामले में चला गया, तो इसको खींचते ही रहेंगे. ठीक है, तो ये बहुत लेट हो जाता है. सो वी कैन सी दैट इस बिल के तहत यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर 2 मेडिएशन सेशंस ए साइड में विथड्रॉ फ्रॉम मेडिएशन. ठीक है, तो पहले हम लोग मेडिएट करना चाहेंगे, डिस्प्यूट रिड्रेसल करना चाहेंगे. उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कोर्ट कचहरी का मामला. लेकिन फिलहाल हम लोग एक ऐसे मेडिएशन सेशंस कराएंगे जहां से खुद ब खुद दोनों पार्टीज एक सोल्यूशन पे आ जाएंगे. सो दिस मेडिएशन प्रोसीड्यूर मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days, और ये भी बिल में बताया गया है, इन विच द पार्टीज में एक्सटेंड बाय अनदर 180 days. तो मतलब मान लो कि अराउंड 360 days ये को खत्म करना पड़ेगा. तो मैक्सिमम वी विल गिव अ पीरियड ऑफ 360, बट ये मिनिमम पीरियड जो दिया गया है ये 180 days है. दैट इज द मेडिएशन प्रोसीड्यूर मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 180 days, व्हिच मे बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 180. तो टोटल मिला के 360 मान लो. सो दिस इंडियन मेडिएशन काउंसिल विल बी एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट द होल प्रोसेस. And the Indian Mediation Council will tasks include even registering mediators and recognizing various mediation services providers with various mediation institutes. So disagreements resulting from mediation will be binding and enforceable in the same manner as court judgments. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उन लोग का जो क्वासी जुडिशियल टेंडेंसी है ये भी थोड़ा बहुत दिया गया है किसको? इन दिस मेडिएशन पार्टीज. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स है अबाउट द मेडिएशन बिल ऑफ 2021, विच इज टोटल. अभी राज्यसभा में ये पास हो गया है, अभी लोकसभा देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद एक्शन पे जाएंगे, फिर ये डायरेक्टली एक लॉ बन जाएंगे. ठीक है, तो अभी देखते हैं इन फिलहाल क्या होता है. अगर यहाँ पे कुछ अपडेट रहा तो मैं फिर से वापस इस अपडेट को लेके फिर से आ जाऊंगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. डेट इनएक्यूरेसीज एंड स्टैटिस्टिक्स. तो यहाँ पे मेनली बोला है अबाउट दिस 2 सिस्टम, एक है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. तो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट दिस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो ये क्या होता है? इट इज एन यूनिफाइड प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस, परमानेंट, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ द वाइटल इवेंट्स सच एज बर्थ, such as death, such as stillbirths, and also their characteristics. So the data generated through a complete and up to date CRS is essential for socio-economic planning. ठीक है, और ये किसके अंदर आता है डायरेक्टली? वी कैन सी दैट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज प्लानिंग टू रिवैम्प दिस CRS. तो इसके डायरेक्ट कोरिलेशन है CRS के तहत. So today if you see about this CRS, this report was published by whom? This report was published by the Registrar General of India. Okay, and who is the Registrar General of India? This office was founded by the time of 1961, and it is directly under the Ministry of Home Affairs. And what he does,
He arranges, conducts, and analyzes the results of demographic surveys of India, including the census of India and also the linguistic survey of India. ओके तो यहाँ पे इसीलिए इनको यूनिफाइड प्रोसेस के तहत हम लोग बोलते हैं अबाउट दिस सीआरएस. तो अगर मैं अभी बोलूं अबाउट दिस एसआरएस, so what is this SRS? That is the sample registration system. See, it's a demographic survey for providing reliable annual estimates of infant mortality rate, birth rate, death rate, and other fertility and mortality indicators at the national and subnational levels. So ये भी initiated किसके द्वारा किया गया था? By the Registrar General of India by the time of 1964-65, which became fully operational by the end of 1960s, that is around 1969-70. So यहाँ पे बहुत सारा field investigations होते हैं, and this field investigation goes on for enumerating the number of deaths and births. Also ये एक retrospective survey करते हैं every 6 months, and the data is obtained by two independent functionaries which are directly matched, because this SRS and CRS दोनों अपने अपना एक डाटास डालते हैं, and this डाटास जो अपने अपने डाटास डालते हैं उसी के तहत हम लोग का क्या हो रहा है अभी, we can see a cross anomalies or inaccuracies and statistics of these two respective datas given by CRS and SRS. ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि बाय कंट्रास्ट यहाँ पे देख लो कि द CRS shows that India had an estimated growth of 8.2 lakhs excess deaths in 2020. So ये जो कैलकुलेट किया गया है, एंड वी कैन सी अबाउट द SRS. तो SRS के तहत यहाँ पे जो डेथ रेट है, this rate was different as compared to this CRS. Okay, so we could see about that this SRS is a large scale survey that provides an estimate of death or number of deaths per thousand population. And we can see that release of SRS statistical report 2020 September has yet again raised questions about India's mortality estimates. तो इन लोग का भी डिफरेंट डाटाज है और CRS का भी डिफरेंट डाटाज है, तो अभी माने तो माने किसको? तो उसी के लिए अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे CRS के तहत बोला गया कि दैट्स वेयर 5.5 टाइम्स द ऑफिशियल कोविड-19 डेथ रिकॉर्डेड इन 2020. और यहाँ पे स्टेज भी बताया गया कि यहाँ पे हम लोग का हाई बर्डन ऑफ एक्सेस मोर्टेलिटी है और कहाँ पे लो बर्डन है. तो यहाँ पे जो इनकंसिस्टेंसीज है इन SRS मोर्टेलिटी एस्टिमेट्स, तो ये टोटली यहाँ पे बोला गया है अबाउट रेजेस अ क्वेश्चन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सच नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स और बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेट्स. तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है इसी के ऊपर सवाल उठाया गया है. तो अभी यही बोला गया है कि व्हाट इज रजिस्टर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली डूइंग, because today if I see about this Registrar General of India, so he is directly he is directly a member from the civil services, holding the rank of joint secretary. So ये तो unified process है. So the data generation should be very much essential for the socio-economic planning. So with such number of inaccuracy data, what this person can directly do, what this institution can directly do. So यहाँ पे directly बोला गया है about a question about the act which has been released by this RBT, that is the Registration of Birth and Death Act of 1969. तो यहाँ पे उसी के फंक्शंस का एक बात बोला गया है, क्वेश्चन उठाया गया है. तो इतना इनएक्यूरेसी से ऑब्वियसली इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री लाइक अस व्हिच हैज गॉट अ हायर पॉपुलेशन टू डायरेक्टली सस्टेन विद वेरियस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एज वेल एज वेलफेयर स्कीम्स. तो यहाँ पे वही दोनों पार्टीज के बीच में अभी क्वेश्चन है, अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मैटर ऑब्वियसली उठाएंगे. गवर्नमेंट एक हार्मनी लेके आना चाहिए इन दोनों एजेंसीज के बीच में, सो दैट दे कुड वर्क इन अ वेरी प्रॉस्परस वे. ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. एडिटोरियल एवरी ड्रॉप काउंट्स. तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे हम लोग का बोला गया है अबाउट द जल जीवन मिशन, okay, which is a mission directly led by the Department of Drinking Water and Sanitation. And today we could see that 10.2 crore rural households, or about 53% of the eligible population, now have tap water access. तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लोग आर्टिकल में आए, so what is this article all about? It says about the annual surveys to assess the success of this Jal Jeevan mission, which was recently made public. Okay, and its key findings are critically discussed in this article which is given in this editorial. So today if you see about the current state of the scheme under this Jal Jeevan mission scheme, यहाँ पे बोल दिया मैंने 10.2 crore rural households or 53% now have tap water access. And this is directly a 37-point rise from 2019. Okay, when its stated aim is to introduce at least 55 liters per person per day of potable water to every rural household. Excuse me. So therefore today if you see about the recent audit by a private agency, it has said about that there is a 62% of rural household in India which has fully functional tap water connections. So therefore today this analysis was very much of accurate, because
द रिपोर्ट्स व्हिच हैव हाइलाइटेड टू की चैलेंजेस. यहाँ पे बोला गया है अबाउट द वाइड डिस्पेरिटीज in achievements, excuse me, and some of the problem of chlorine contamination. Okay, so therefore this is all for today. So thank you and Jai Hind. So lastly यहाँ पे एडिटोरियल के बाद बोला गया है अबाउट एवरी ड्रॉप काउंट्स. मेनली जल जीवन मिशन का मेन फोकस रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्या बोला है कि लाइक अंडर जल जीवन मिशन लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 10.2 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स और अबाउट 53% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन नाउ हैव गॉट टैप वाटर एक्सेस. तो गवर्नमेंट के क्लेम के हिसाब से ये 37% राइज है कब का 2019 के एस्टिमेट से when the scheme was announced, where stated aim to ensure at least 55 liters per person per day of potable water to every rural household. ठीक है, तो यहाँ पे अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया है उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, सो ये जो एनालिसिस है और ये जो आपका रिपोर्ट है इसको दो की चैलेंजेस के डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है. टू की चैलेंजेस. एंड व्हाट इज दिस टू की चैलेंजेस? तो यहाँ पे बोला गया है इन दिस रिपोर्ट दैट अभी भी देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटीज इन अचीवमेंट्स बिकॉज टुडे यू कैन सी अबाउट यहाँ पे जो स्टेट्स का नाम दिया गया है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, they are reporting more than 80% of the households with fully functional connections, while less than half of the households in Rajasthan, Kerala, Manipur, Tripura, Maharashtra, okay, Madhya Pradesh, Mizoram and Sikkim has such connections. So यहाँ पे और एक बोला गया है about 75% of the household receives water all day of the week and only 8% just once a week. इसके बाद और एक प्रॉब्लम बताया गया है कि लाइक a problem of chlorine contamination. Okay, that is, though 93% of the water samples were reportedly free of bacteriological contamination, most of the Anganwadi centers and schools had higher than the permissible range of residual chlorine. तो यहाँ पे ये दोनों जो चैलेंजेस है इसी का चीज बताया गया है. लेकिन वैसे जल जीवन मिशन इज ऑलवेज इट इज वेरी मच ऑफ सक्सेसफुल बिकॉज यहाँ पे अभी जो हम लोग का मेन लक्ष्य है 2024 तक वो हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा. ऑल्सो देयर इज एन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट, उसको भी हम लोग को टैकल करना पड़ेगा लोकल साइड में. एंड ऑल्सो इट विल कन्वर्स विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स. तो यहाँ पे जो क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, ये सब भी यहाँ पे हम लोग प्लान करके बैठे हुए हैं बाय 2024. ठीक है, तो ये एक छोटा सा एडिटोरियल है अबाउट जल जीवन मिशन. तो देख लेना अबाउट जल जीवन मिशन. तो व्हाट इज जल जीवन मिशन? तो ये कब लॉन्च की गई थी? जैसे ये लॉन्च की गई थी 2019 में. ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं FHTC, दैट इज फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, और ये कब तक? 2024 तक. किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ठीक है, और जल जीवन मिशन इज ऑल्सो अ कम्युनिटी अप्रोच to water and will also include extensive information, education and communication as a component of this mission. ओके, सो जल जीवन मिशन जो है ये क्या करना चाहते हैं? ये करना चाहते हैं अबाउट जन आंदोलन फॉर वाटर, देयर बाय मेकिंग इट्स एवरीवन्स प्रायोरिटी. ठीक है, तो ये सब देख लेना थोड़ा. तो रिसेंटली दो द रिपोर्ट्स आर डायरेक्टली परविस व्हिच इज डायरेक्टली शोइंग अ गुड साइन ऑफ दिस मिशन. सो अभी देखते हैं इन फ्यूचर 2024 तक हम लोग कितना अचीव कर पाते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे एडिटोरियल. ओके, देख लेना. वी हैव गॉट 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना. और नीचे आप लोग का एक लिए मेंस क्वेश्चन आंसर है, तो उसको भी अटेम्प्ट करके आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोग सेंड कर सकते हो. ठीक है, सो डू ज्वाइन आवर चैनल both in WhatsApp as well as Telegram channel, and do subscribe for our latest news and updates. Okay, so that's all for today. Thank you and Jai Hind.